तो हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज की ये क्लास पेपर 2 के रिगार्डिंग रहने वाली है, जिसमें हम यूनिट 2 के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज यूनिट 1 के जो पीवाईक्यू का वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, यू कैन चेक इट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द बुक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन प्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन एंड एग्रीज। गाइस, ये जो बुक है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ये सबसे पहले बात आती है कि ये किसकी बुक है, तो ये है ईएम रोजर की बुक। अब समझते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, ये कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या, ये क्या कहता है। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है विस्तार या किसी चीज का प्रोपगेशन होना। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई नया आइडिया, कोई नया प्रोडक्ट ओवर द टाइम कैसे डिफ्यूज करता है अक्रॉस द सोसाइटी, और लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं या कैसे रिजेक्ट करते हैं, ये है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का कॉन्सेप्ट। सो ईएम रोजर ने इस कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है, जिसमें इन्होंने परसेंटेज दिया है पीपल्स का कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं। जिसमें 2.5% इनोवेटर्स हैं, 13.5% अर्ली अडॉप्टर्स, 34% अर्ली मेजोरिटी वाले लोग और 34% लेट मेजोरिटी वाले, जिसमें 15% है लेगार्ड्स। गाइस, ये लेगार्ड्स वो लोगों को बोला गया है जो हमारे आइडिया को या हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये लेगार्ड्स टर्म है वो उन लोगों के लिए यूज किया गया है। सो क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ई देखिए, 34% पीपल्स आर लेगार्ड्स। तो ये तो यहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो नंबर है वो है 15%, ना कि 34%। तो ऑप्शन ई यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सो दैट यहाँ पे 3 और 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ई दिया गया है। अब बाकी ऑप्शन देखिए, 34% पीपल हैव द एबिलिटी टू फेस रिस्क। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2.5% वैल्यू दी गई है इनोवेटर्स की, ना कि 34%। सो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड है, इनोवेशन मीन्स ए न्यू आइडिया, बिहेवियर और एन ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। विल पावर टू एक्वायर इनोवेशन डिपेंड ऑन वंस एबिलिटी, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी कहता है 50% पीपल हैव इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन। तो ये बात यहाँ पे ठीक बोली गई है। तो ऑप्शन बी, सी एंड डी यहाँ से राइट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मॉडल पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू सोल्व देयर ओन प्रॉब्लम। अगर लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सोल्व करना है तो उस मॉडल को क्या कहा जाता है, ये इसमें पूछा गया है। इसके लिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी। एक होता है ऑर्गेनिक मॉडल और एक होता है मैकेनिस्टिक मॉडल। ऑर्गेनिक मॉडल और मैकेनिस्टिक मॉडल में डिफरेंस क्या होता है, ये यहाँ से समझिए। ऑर्गेनिक मॉडल में सबसे पहले तो देखिए ये बाउंड्री लेस होता है, इसका मीनिंग क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। और यहीं पे मैकेनिस्टिक मॉडल देखिए, ये फॉर्मल होता है, ये स्टैंडर्डाइज कंट्रोल सिस्टम होता है। और ऑर्गेनिक मॉडल में क्या होता है, ये फ्लैट होता है और यहाँ पे हायरार्किकल प्रोसेस को यूज किया जाता है। साथ ही साथ लेटरल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का भी यूज किया जाता है। सो गाइस, इस कहानी को समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉडल बोला गया है और यहाँ पे मैकेनिस्टिक मॉडल है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं बोल देती हूँ, ये पर्सन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। और यहाँ पे इसको ए नाम दे देती हूँ, इसको बी, इसको सी, डी, ई, एफ एंड जी दे देती हूँ। अब गाइस देखिए, ये ऑर्गेनिक मॉडल फॉलो किया जा रहा है, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें जो पर्सन ए है वो बी से कम्युनिकेट कर सकता है यहाँ पे, और इसी के साथ जो बी है वो भी ए से कम्युनिकेट कर सकता है। बी सी से कम्युनिकेट कर सकता है, सी डी से, डी ई से, ई ए से, और ए यहाँ सी से भी कर सकता है, ए डी से भी कर सकता है, ए ई से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है। मतलब जो पिछली स्लाइड में दिया गया था, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक मॉडल में फॉलो हो रहा है। यानी यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं, रेदर देन डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल सोर्स।
और मैकेनिस्टिक मॉडल में आप देखिए ये एक काफी रिजिड मॉडल है, काफी फॉर्मल मॉडल है। इसमें कंट्रोल सिस्टम का यूज किया गया है। इसमें जो पावर है एक ही बंदे के पास है। इसमें ओनली टॉप टू डाउन कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है, मतलब टॉप से डाउन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। इसमें ए बी से कम्युनिकेट तो कर सकता है, लेकिन बी ए से यहाँ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। देन ए बी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा और बी सी तक, डी ई एफ जी ऐसे पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नीचे वाले लोग इससे बात नहीं कर सकते और ये इससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जो कि मैकेनिस्टिक मॉडल में फॉलो किया गया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन विच डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मॉडल पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू सोल्व देयर ओन प्रॉब्लम। तो आई होप इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, दैट इज ऑर्गेनिक मॉडल। बिकॉज मैकेनिस्टिक मॉडल नहीं होगा, डोमिनेंट मॉडल भी एज अ टाइप वही हो गया, लिमिटेड इफेक्ट का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन खेड़ा रूरल टेलीविजन प्रोजेक्ट द प्रोग्राम प्रोडक्शन मेथड फोकस्ड ऑन। सबसे पहले जो खेड़ा प्रोजेक्ट था वो था क्या गाइस, खेड़ा प्रोजेक्ट जो था 1975 में ये आया था और इसका एम क्या था, प्रोवाइडिंग टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड एलाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज टू द टारगेटेड रूरल एरियाज। ऐसे रूरल एरियाज में कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग को पहुंचाना था, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना था जहां पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, डिस इन्फॉर्मिंग द विलेजर्स, ये तो एक नेगेटिव ऑप्शन हो गया, तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। उनको डिसइंफॉर्म क्यों किया जाएगा, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट था, उनको डिसइंफॉर्म नहीं किया जाएगा, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। सेकंड है पोस्ट टेस्टिंग द नीड्स, मैक्सिमम इंटरेक्शन विद विलेजर्स, अवॉइडिंग विलेजर्स। अगेन ये नेगेटिव ऑप्शन है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है, मैक्सिमम इंटरेक्शन विद विलेजर्स सो दैट दे कैन सोल्व देयर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल फेज। यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें एक्शन, प्लानिंग, प्रोसीजर, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, गोल सेटिंग, ये ऑप्शन दिए गए हैं। गाइस देखिए सबसे पहले अगर मैं डेवलपमेंटल फेज की सीक्वेंस की बात करूं, तो सबसे पहले जैसे कि मेरी सोसाइटी है, मेरी सोसाइटी में मैंने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया कि वुमेन्स के अंदर अनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम किया, प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया कि प्रॉब्लम क्या है आखिरकार। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने गोल सेट किया कि जैसे मेरी कॉलोनी में अगर वुमेन्स को एनीमिया की दिक्कत हो रही है, तो मैंने गोल सेट किया कि इतने परसेंट में मुझे इस प्रॉब्लम को डिक्रीज करना है। तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, गोल सेटिंग। देन मैं अगर मैंने एक गोल सेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लानिंग करूंगी, उसकी प्लानिंग प्रोसेस करूंगी। सो थर्ड ऑप्शन होगा ये। एंड देन मैं लूंगी एक्शन को, एक्शन को असेस करूंगी। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी डी बी ए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्टिसिपेटरी यूज ऑफ मीडिया फॉर डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पार्टिसिपेटरी यूज ऑफ मीडिया फॉर डेवलपमेंट, ऑप्शन दिया गया है सेंट्रली कंट्रोल्ड प्रोग्राम। गाइस देखिए अगर कोई प्रोग्राम को सेंट्रली कंट्रोल्ड कर दिया जाएगा या पावर किसी एक बंदे के हाथ में दे दी जाएगी या आपस में लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम, जो कि सही है। देन है प्रोडक्शन बाय स्पेशलिस्ट, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं यही हो गया कि जो एक पर्सन है उसको डोमिनेट कर रहा है। ऑप्शन डी है सिंगल सोर्स मैनी रिसीवर, इसका भी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एक ही बात कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसमें अथॉरिटी या पावर एक पर्सन के हाथ में होती है, लोग आपस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑप्शन बी दिया गया है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम, इसका मतलब है लोग आपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस हिसाब से उनका पार्टिसिपेटरी यूज ऑफ मीडिया फॉर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन है, इन द डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट द ओपिनियन लीडर्स आर कंसीडर्ड। गाइस हो सकता है आपने ओपिनियन लीडर्स का नाम पहली बार सुना हो या आप पहले भी सुन चुके हो, लेकिन मैं आज एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। आपकी या मेरी सोसाइटी में एक या दो लेडी ऐसी जरूर होती हैं जिसको पूरी सोसाइटी की नॉलेज होती है। ईएम रोजर ने उन्हीं लेडीज को या उन्हीं आंटीज को बोला है कोस्मोपोलाइट। ये वर्ड ईएम रोजर ने उन्हीं लेडीज के लिए यूज किया है, यानी कि उन आंटीज को कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा हमारी सोसाइटी के बारे में नॉलेज होती है और उनसे हमें जानने को मिलती है। तो वो आंटीज हमारी सोसाइटी में ओपिनियन लीडर्स की तरह काम कर रही है और उसको ईएम रोजर ने उनके लिए कोस्मोपोलाइट वर्ड यूज किया था और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब क्या है, इसमें लोग अवेयर हो, लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। सो इसमें इंक्रीज सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन पावर्टी इन सोसाइटी, पावर्टी क्यों होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। देन है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन कंजम्पशन, ये भी ठीक है। इंफॉर्मेशन सप्रेशन इन सोसाइटी, सप्रेशन नहीं होगा, इंक्रीज होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन एंड इफेक्ट, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन बी और डी को हम एलिमिनेट कर देते तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अप्रोच is most appropriate to develop an advertisement for the development of communication campaign in rural areas। अगर रूरल एरियाज में हम कोई कैंपेन करना चाहते हैं फॉर द डेवलपमेंट, तो कौन सी अप्रोच होगी जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है डिफरेंट अप्रोच, सेकंड है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, नॉन पार्टिसिपेटरी अप्रोच, नन ऑफ द अबव। गाइस देखिए, सबसे पहले अगर रूरल एरियाज में हम कोई कैंपेन करना चाहते हैं तो रूरल एरियाज के लोग सबसे पहले तो आइसोलेटेड नहीं होते हैं, वो लोग मिलजुल कर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और उस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे नॉन पार्टिसिपेटरी अप्रोच नहीं होगा। अगर उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड कैसे कर पाएंगे और उनका डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। सो ऑप्शन 3 यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, 4 भी रिजेक्ट। पहला बोलता है डिफरेंट अप्रोच। अगर डिफरेंट अप्रोच से उनको अप्रोच करेंगे तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको एक ही तरीके से और उनको पार्टिसिपेट करवा के हमें वो चीज समझानी होगी या उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी। डिफरेंट अप्रोच अगर अपन अप्लाई करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच पाएगी। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ बुक्स की लिस्ट दी गई है और ये यहाँ पे ऑथर दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, पहली बुक है हैंडबुक ऑफ पब्लिक रिलेशन, द हार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया देन एंड नाउ, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। ये जो चौथी बुक है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये डेनियल लर्नर के द्वारा दी गई है। सो देखिए डी में 2 आएगा, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, या तो 1 होगा या 4 होगा। देन देखिए इंडिया देन एंड नाउ, ये बुक है वीर संघवी की। द हार्ट ऑफ इंडिया ये है मार्क टर्ली की, और हैंडबुक ऑफ पब्लिक रिलेशन ये बुक है फिलिप लेस्ले की। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस ये था आज का सेशन और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, जो आपकी स्टडी में आपको हेल्प कर रहा होगा। सो थैंक यू सो मच।